नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां तैयार करने लगा है सत्तारूढ़ गठबंधन। तो चुनावी आहट के बीच में दावे प्रतिदावे का सियासी दाव चल रहा है। विपक्ष कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी। केंद्रीय गृह मंत्री से अजित पवार की मुलाकात। ये मुलाकात इस पृष्ठभूमि में हुई जब अभी राज्य में विधान परिषद के चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीत ली। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और इसके वजह से भाजपा के 5, शिवसेना एकनाथ शिंदे के 2 और एनसीपी अजित गुट के 2 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। शिवसेना यूबीटी का 1 और कांग्रेस का 1, जबकि एनसीपी शरद पवार के समर्थित जयंत पाटिल को हार झेलनी पड़ी। विधान परिषद के चुनाव में 2 सीटें हासिल कर अजित पवार उत्साहित नजर आते हैं और वो कहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा था उसके वजह से जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा था वो विधान परिषद के चुनाव से कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर हुआ है। और इसी सिलसिले में वो केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के नेता अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और तब शिंदे ने भाजपा के नेता अमित शाह से मुलाकात के दौरान शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लिए 100 सीटों की मांग की और उन्हें इच्छा व्यक्त की थी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते। जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर से भी आवाज़ उठ रही है कि भाजपा कम से कम राज्य में 150 सीटों पर चुनाव लड़े। अगर इस स्थिति का आकलन करें तो 150 सीट पर अगर भाजपा चुनाव लड़ती है और 100 सीट पर शिवसेना एकनाथ शिंदे तो अजित पवार के एनसीपी के लिए 38 सीटें ही बचती हैं। ऐसे में देखना है कि सीट संयोजन क्या होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य सदन हैं और 288 सदस्य में किस प्रकार से सीट समझौता इन तीनों दलों के बीच में होता है। अजित पवार इसी सिलसिले में अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित गुट किस प्रकार से वहां पर सीट समझौता कर पाए। यद्यपि अजित पवार ने विश्वास व्यक्त किया है कि शिवसेना और शिवसेना शिंदे गुट और जो एनसीपी अजित गुट है इनके साथ भाजपा न्याय करेगी। भाजपा के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है और इस बात को भरोसा दिलाया है कि राज्य में सत्तारूढ़ महायुति कायम रहेगा और महायुति के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ना। साथियों, महाराष्ट्र के राजनीति में पिछले 5 साल में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आप सब लोग इसके साक्षी हैं कि किस प्रकार से 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव एकीकृत शिवसेना और भाजपा ने मिलकर के लड़ा था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और एक शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाना। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की। जब भाजपा से बातें नहीं बन पाई तो बैकडोर से उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। महाविकास आघाड़ी उसको नाम दिया गया, लेकिन बाद में शिवसेना का एक धड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार बना लिया। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में शिवसेना एनसीपी में भी टूट हुई और अजित पवार शरद पवार से अलग होकर के भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाले सरकार में शामिल हो गए और राज्य में डिप्टी सीएम बन गए।
ऐसे में राज्य में जब अब चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा और इसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर के भी तमाम सवालें उठ रही थी। ऐसा भी दिखाई दे रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वहाँ के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि महायुति खत्म हो जाएगा और अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर चले जाएंगे। शिवसेना में दोनों शिवसेना भी एकीकृत हो सकती है, इस तरह की भी बातें चल रही हैं। लेकिन इन सबको धत्ता बताते हुए महाराष्ट्र की राजनीति अभी भी महायुति और महाविकास आघाड़ी पर टिकी हुई है और भाजपा के नेता समेत एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी इस बात को आशा व्यक्त की है कि महायुति का एक ही लक्ष्य है कि राज्य के सत्ता में कैसे आना है और राज्य में सत्ता में आने के लिए तीनों दलों में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और इसको लेकर के तीनों दल आपसी संवाद कर रहे हैं। तो उधर विपक्षी महाविकास आघाड़ी के नेता भी महाराष्ट्र चुनाव की जो आहट है अब उनको भी सुनाई देने लगी और पिछले दिनों अब मुंबई की यात्रा में या महाराष्ट्र की यात्रा पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कुछ परियोजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की, विशेषकर मुंबई को दुनिया के प्रमुख इकोनॉमिक सिटी बनाने के लिए जो उन्होंने चर्चा की, इसको लेकर के महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कई टिप्पणियां की। जयराम रमेश ने कहा है कि मुंबई 200 सालों से भारत की आर्थिक राजधानी बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दावा और प्रधानमंत्री का ये घोषणा केवल एक झूठ का पुलिंदा है। कई और ऐसे परियोजनाओं की उन्होंने चर्चा की जिसको उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह के ज़माने में से ये परियोजनाएं चल रही। बुलेट ट्रेन की भी चर्चा जयराम रमेश ने किया। उन्होंने कहा कि मुंबई को दुनिया के एक बड़े इकोनॉमिक सिटी बनाने की जो संकल्पना मनमोहन सिंह ने ली थी, उसके लिए ज़मीन भी अधिकृत किया गया था, लेकिन वो ज़मीनें अब बुलेट ट्रेन को दे दी गई है, जिससे मुंबई वासियों को एक बहुत बड़े रोजगार सृजन का जो क्षेत्र बनना था उससे महरूम रहना पड़ा। गौरतलब है कि जयराम रमेश कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार महासचिव हैं और लगातार प्रधानमंत्री की यात्राओं पर वो ट्वीट करते रहते हैं। ऐसे में जयराम रमेश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया और महाराष्ट्र में इस समय दावे और प्रतिदावे की राजनीति भी चल रही है और इसका बड़ा कारण है कि कुछ ही महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव देखना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति बाजी मारती है या महाविकास आघाड़ी एक बार फिर से सत्ता में आती है। वैसे महायुति का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर नहीं था। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाले इस महायुति को अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता हो। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।